हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है यूपीएससी फाउंडेशन क्लासेस। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप आप जहाँ पे भी हो सेफ़ हो और ऐसे ही अपना ख्याल रखें और खूब पढ़ाई करें, है ना। तो ये हमारा मोटो है आई थिंक। तो चलिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ही द कोल्ड वॉर एरा का पार्ट 3। ओके, तो पार्ट 3 मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी तक हमने कोल्ड वॉर क्या होता है यानी उसके कुछ बेसिक्स, उसके अलावा अलाइड पावर्स एंड एक्सिस पावर्स के बारे में पढ़ा और साथ साथ नॉन अलाइनमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना। ओके, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं कि आज हमें क्या ऐसा नया जानना है जो कि हमें डायरेक्शन बताएगा कि अब हम कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यस, जहाँ तक बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि भैया यूएस और यूएसएसआर ने डिसाइड कर रखा था कि हम न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ या तो लिमिटेड तौर पे करेंगे तो एलिमिनेट कर देंगे। ओके, तो अब ये चैलेंज बायपोलैरिटी पे था। बायपोलैरिटी मतलब बाय मतलब दो, पोलैरिटी मतलब पोल्स। ओके, तो यानी कि हमने अभी तक इतना तो देख ही लिया था कि कोल्ड वॉर एक तरह से दो राइवल अलायंसेस में बांट रहा था वर्ल्ड को। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो नॉन अलाइनमेंट था उसने ऑफर किया कि जो डीकोलोनाइज्ड नई नई कंट्री बनी थी यानी कि किसी की कॉलोनी में तो थी बट येस वो कॉलोनी से वो हट रही थी। तो जैसे आपका एशिया हो गया, आपका अफ्रीका हो गया, आपका लैटिन अमेरिका हो गया, तो इनको एक थर्ड ऑप्शन मिला था कि आप दोनों में से दोनों ही अलायंस ना ज्वाइन करना चाहो तो आप नॉन अलाइनमेंट को ज्वाइन कर लो। ओके, तो ये जो रूट्स थी ना नाम की वो कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप दे रही थी, सॉरी ये है फ्रेंडशिप दे रही थी बिटवीन 3 लीडर्स। अब 3 लीडर्स आपके मैं बताती हूँ। एक तो यूगोस्लाविया के लीडर थे जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया के आपके जवाहरलाल नेहरू हो गए एंड इजिप्ट के लीडर थे गमाल अब्देल नासेर जिनकी मीटिंग हुई 1956 में। ओके, फिर इंडोनेशिया के जो सुकार्नो थे एंड घाना के जो क्वामे नुक्रुमा थे या क्रुमाहा भी बोल सकते हो आप, इन्होंने भी इन लोगों को सपोर्ट दिया। तो ये जो 5 लीडर थे, पांचों का नाम अगर आप याद करो, धीमे धीमे याद करोगे तो याद हो जाएगा। जोसेफ ब्रोज टीटो, जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर एंड देन सुकार्नो, क्वामे क्रुमा। ओके, तो ये 5 लीडर 5 फाउंडर थे नाम के। तो प्लीज़ इनको याद कर लीजिएगा, आपके लिए तो क्लास 12th बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि आपका यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज़ के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो जो फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट हुई थी इनकी, ये हुई थी आपके बेलग्रेड में, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा था। 1961 में ये हुई थी। तो ये एक तरह से कल्मिनेशन था 3 फैक्टर्स का, यानी यहाँ 3 फैक्टर्स देखने को मिले। पहले तो कोऑपरेशन था 5 कंट्रीज़ के बीच का, देख लिया आपने वो 5 कंट्रीज़, आई थिंक याद भी हो गई होगी भाई, हाथ पे आ गई होगी। एक तो इंडिया ही हो गया, फिर यूगोस्लाविया, देन आपका इजिप्ट, देन आपका इंडोनेशिया एंड लास्ट वन इज़ योर घाना। यस, यू आर करेक्ट। तो इन पांचों के बीच में एक कोऑपरेशन बनना। दूसरा पॉइंट कि कोल्ड वॉर टेंशन्स काफ़ी बढ़ रही थी तो जिससे अरीना भी बढ़ता चला जा रहा था, यानी कि प्लेसेस भी बढ़ रहे थे। ओके, फिर तीसरा पार्ट बोल लो या तीसरी बात ये कि ड्रामेटिक एंट्री हुई बहुत सारे नए अफ्रीकन कंट्रीज़ की जो अभी अभी डीकोलोनाइज हुई थी इनटू दिस इंटरनेशनल अरेना। तो 1960 तक जाते जाते यहाँ पे 16 नए अफ्रीकन मेंबर्स आ गए थे आपके यूएन में। आई बात आपको समझ में? 1960 तक ऐसा हुआ। तो जैसे जैसे आपका ये मतलब ओवर द इयर्स जो ये मेंबरशिप थी नाम की वो भी एक्सपैंड होती गई। तो ये जो लेटेस्ट मीटिंग हुई थी ना, 14वां समिट हुआ था 2006 में, तो उसने 116 मेंबर स्टेट्स बना लिए थे और 15 ऑब्जर्वर कंट्रीज़। समझ सकते हो कहाँ बेलग्रेड का वो 1961 का समिट और कहाँ ये 14वां समिट 2006 का। तो जैसे जैसे आपका ये नॉन अलाइनमेंट बढ़ता गया, ये एक इंटरनेशनल मूवमेंट बनता गया।
पॉलिटिकल सिस्टम्स में, इंटरेस्ट में ये सारी चीज़ें ज्वाइन करती गई। इसने बनाया कि ये मूवमेंट जो है आपका काफ़ी लेस, जिसको आप बोलोगे होमोजेनस था, एंड ऑल्सो मेड इट मोर डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन। अभी आगे जाके आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज़रूर होगी, बट हम इसको समझ लेंगे। मतलब नैम वॉज ईजियर टू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ वॉट इट वॉज नॉट, यानी कि क्या ये नहीं है, क्या ये है वो आप इजीली नहीं डिफाइन कर सकते, बट क्या ये नहीं है ये आप बड़े इजीली डिफाइन कर सकते हो। जैसे इट वॉज नॉट अबाउट बींग अ मेंबर ऑफ एन अलायंस, खाली मेंबर बनने से नहीं था, कई चीज़ें फॉलो करनी थी। पहली बात, द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंसेस शुडंट बी कंसिडर्ड आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि जो आपकी पॉलिसी थी दूर रहने की, वो आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी नहीं थी। तो यानी कि ये आइसोलेशनिज्म नहीं था, समझ रहे हो आप बात, दूर रहना नहीं था नॉन अलाइनमेंट। क्योंकि आइसोलेशनिज्म का क्या मतलब होता है कि भैया हमें आपसे कोई मतलब नहीं, हम वर्ल्ड अफेयर्स से बहुत दूर हैं। आइसोलेशनिज्म सम्स अप करता है द फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएस फ्रॉम द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1787। समझ रहे हो आप, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर, यानी कि आपका 1787 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक की बात हो रही है। दैट इज कॉल्ड आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी यूएस की एकदम अलग हो रखी थी। देन बात करते हैं, अगर हम कंपैरिजन करें आपके नॉन अलाइंड कंट्रीज़ का, जैसे कि आपकी इंडिया भी उसी में है, उसे बहुत एक्टिव रोल प्ले किया, मीडिएट करने का काम किया कि भैया छोड़ दो झगड़ा, न्यूक्लियर वेपन्स को त्याग दो, खुशी खुशी रहते हैं, यूनाइट होकर रहते हैं, ठीक है, राइवल अलायंसेस को छोड़ दो, क्योंकि आपको पीस और स्टेबिलिटी चाहिए। यानी कि जो स्ट्रेंथ थी दैट वाज बेस्ड ऑन देयर यूनिटी, ताकि रिजॉल्व कर सकें, टू रिमेन नॉन अलाइंड डिस्पाइट द अटेम्प्ट बाय द टू सुपर पावर्स टू ब्रिंग देम इनटू देयर अलायंसेस। तो यानी कि एक यूनिटी होना तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सुपर पावर तो अपनी ओर खींचेगा, लालच देगा, प्रोटेक्शन का बहाना देगा आपको, और आप जाओगे उसकी तरफ। तो बेहतर है कि बहुत यूनाइट हो जाओ, बहुत स्ट्रांग हो जाओ, तो ना जाओ। तो ये तो हो गया पहला मसला कि ये आइसोलेशनिज्म बिल्कुल नहीं था। अब बात आती है कि नॉन अलाइनमेंट न्यूट्रलिटी भी नहीं था। पूछो क्यों? क्योंकि न्यूट्रलिटी का मतलब होता है प्रिंसिपली टू अ पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। आ रही है मेरी बात समझ में? स्टेइंग आउट ऑफ वॉर यानी कि वॉर से दूर रहना, ठीक है। सो स्टेट्स प्रैक्टिसिंग न्यूट्रलिटी आर नॉट रिक्वायर्ड टू हेल्प एंड अ वॉर, यानी कि भैया अगर वो दूर ही रहेंगे तो वो क्यों ख़त्म करना चाहेंगे वॉर को? वो तो कहेंगे हमसे कोई मतलब ही नहीं है, आप जाओ अपने से जो भी करना हो आप करो। वो वॉर में शामिल ही नहीं होना चाहेंगे। इवन दे डोंट टेक एनी पोजिशन, वो अप्रोप्रिएटनेस में कोई पोजीशन भी नहीं लेना चाहेंगे। समझ रहे हो आप बात को? तो जो भी नॉन अलाइंड स्टेट्स होते हैं, चाहे वो इंडिया ही हो, वो इन्वॉल्व हो रहा था बहुत सारे रीजंस से, क्योंकि उसे ख़त्म करवाना था वॉर को। वो वर्क इसी पे कर रहा था, काफ़ी वर्क कर रहा था कि एंड हो जाए वॉर्स। अगर आप न्यूट्रल हो जाओगे तो एंड कहाँ कर पाओगे? अगर आप आइसोलेट कर लोगे अपने आप को तो एंड कहाँ कर पाओगे? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। स्टिल मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें नहीं भी समझ में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। ओके, देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अब आगे और क्या है हमारे पास, क्योंकि बाइपोलैरिटी को तो काफ़ी बड़ा चैलेंज था। एक नया टर्म निकल के आता है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसका क्या मतलब हुआ? NIEO जिसको आप बोलते हो। चैलेंज तो था ही भाई, क्योंकि नॉन अलाइंड कंट्रीज वर मोर देन मियरली मीडिएटर्स। भाई वो तो मीडिएटर्स की तरह ही काम कर रही थी ना, तो चैलेंज बहुत बड़ा था। पहली बात तो मेजॉरिटी ऑफ देम वर कैरेक्टराइज एज व्हाट, वो कैरेक्टराइज हो रही थी एज लीस्ट डेवलप कंट्रीज, जिनको डेवलप होने का मन था इकोनॉमिकली। इवन अपने लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने का भी पूरा अधिकार था, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहे आप जो भी कहो बहुत वाइटल होती है कंट्रीज़ के इंडिपेंडेंस के लिए, स्पेशली न्यू कंट्रीज़। और जब तक सस्टेन डेवलपमेंट नहीं होगा कोई भी कंट्री ट्रूली फ्री नहीं होगी, ये तो हमें भी पता है। और ये हर कंट्री चाहेगी कि भैया हम दूसरे से आज़ाद रहें, हमको अपने व्यवहारिकता के लिए दूसरे पर निर्भर ना होना पड़े, हम अपने खुद से डिसीजंस लें,
है ना। तो इट वुड रिमेन डिपेंडेंट ऑन द रिचर कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ पे कॉलोनियल पावर्स लग रही है, जिससे कि पॉलिटिकल फ्रीडम निकल के आ रही है भाई, क्योंकि हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई है, चाहे आपकी इकोनॉमी हो चाहे आपकी पॉलिटी हो। तो इकोनॉमिक अगर वो स्ट्रांग हो जाएंगे तो पॉलिटिकल फ्रीडम अपने आप अचीव हो जाएगी। ये बात समझ में आई आपको? इसी के तहत हम अंकटैड पे चलते हैं। मतलब ये जो आइडिया था ना आपका NIEO का, वो ओरिजिनेट हुआ इसी रियलाइजेशन के साथ कि हमें इकोनॉमी और पॉलिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो इसी सीरीज़ में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि अंकटैड ने एक रिपोर्ट निकाली 1972 में, और इसका एंटाइटल्ड था ये टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। जैसे आप हर की एक थीम नहीं पढ़ते हो कि ये थीम थी ये थीम थी, तो इनकी थीम थी कि एक नई ट्रेड पॉलिसी हम डेवलपमेंट के लिए लगाएं। तो इसमें कुछ रिफॉर्म्स थे, इस रिपोर्ट ने कुछ रिफॉर्म्स भी रखे थे। सबसे पहला था कि LDCs मतलब व्हाट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, उनको कम से कम कंट्रोल दें उनके नेचुरल रिसोर्सेज का, जो कि एक्सप्लॉइट कर रहे थे आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी। उसके अलावा ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट्स, ताकि LDCs भी अपने प्रोडक्ट्स बेच सकें, एंड मेक ट्रेड मोर बेनिफिशियल फॉर द पुअरर कंट्रीज़। तीसरी चीज़, कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी को बहुत कम करना था वेस्टर्न कंट्रीज़ को, ताकि ये भी यूज़ कर सकें। एंड चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोवाइड द LDCs विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। उन्हें भी अधिकार था कि वो अपने आप को किसी एक पायदान पे लाके खड़ा करें। तो ग्रेजुअली ही सही, नेचर जो था नॉन अलाइनमेंट का काफ़ी ज़्यादा चेंज होता गया। इवन अगर आप बोलो तो इसने बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस दिया इकोनॉमिक इश्यूज़ को। 1961 में अगर आप देखो तो फर्स्ट समिट हुई थी बेलग्रेड में, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, बट 1970s के मिड तक आते आते क्या हुआ कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ इनको मिलने लगे थे, और उसी का रिजल्ट था कि नाम एक तरह का इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन चुका था। ये तो मिड 1970s की बात थी। अगर आप लेट 1980s की बात करो तो जो NIEO था वो इनिशिएटिव हैड फेडेड। क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन बहुत आ रहा था डेवलप्ड कंट्रीज़ को। भैया कोई आपके रिसोर्सेज का अगर बहुत आराम से यूज़ कर रहा है तो वो आपको क्यों यूज़ करने देगा, क्यों कंट्रोल करने देगा? नहीं देगा ना, है ना। और जहाँ काम सस्ते में चल जा रहा है वहाँ हम क्यों महंगाई दें, है ना, बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी भी हम महंगी बेचेंगे, आप खरीदो चाहे जैसे खरीदो। तो ये सारे ऑपोजिशन के तरीके थे डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ से, जो कि एक यूनाइटेड ग्रुप की तरह खड़े थे। बट जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी अभी भी स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि इनमें यूनिटी जो नहीं थी, ये यूनिटी की कमी तो थी जो ये उबर नहीं पा रहे थे। अब आई मेरी बात आपको समझ में? अब अगर हम बात करें तो भाई इंडिया का क्या रोल था, क्योंकि वो एज अ लीडर ऑफ NAM बन के आया था। तो कोल्ड वॉर तो दो तरीके से चल रही थी, रिस्पॉन्स दो तरीके का आया है। पहले लेवल पे कि पर्टिकुलर केयर इन स्टेइंग अवे फ्रॉम द टू अलायंसेस, दो अलायंस से दूर रहो। और सेकंड कि अपनी वॉइस को थोड़ा सा तो बढ़ाओ न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज़ के लिए, ताकि आप भी उन अलायंस यानी कि वो जो नई डीकोलोनाइज कंट्रीज़ थी वो भी हमारे अलायंस का पार्ट बन सकें, ना कि वो किसी दोनों अलायंस को ट्राई करें या उनको ज्वाइन करें। तो इंडिया की पॉलिसी ना तो नेगेटिव थी और ना ही पैसिव थी, इनको एक्टिव रहकर दूसरी कंट्रीज़ को प्रभावित करना था। और इवन नेहरू ने तो कहा भी था कि नॉन अलाइनमेंट भाग जाने वाली प्रकृति की नहीं है, यानी कि दैट फ्लीइंग अवे वो नहीं है ऐसी। ऑन द कॉन्ट्ररी इंडिया फेवर में था कि एक्टिवली हम इंटरवीन करें वर्ल्ड फेवर्स में हमको, क्योंकि राइवलरीज को ख़त्म करना है। समझ रहे हो आप बात? तो यही चीज़ चल रही थी। इवन इम्पॉर्टेंट ये है टू रिमेंबर दैट इंडिया चूज टू इन्वॉल्व अदर मेंबर्स ऑल्सो इन दिस मिशन, क्योंकि अकेले तो बिल्कुल ऐसा नहीं किया जा सकता था, साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इवन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया रिपीटेडली ट्राई कर रहा था वो रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में या उनको एक्टिवेट करने की, ताकि दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ अलायंसेस जो कि US और USSR दे रहा था। सोचो इतनी कोशिश इंडिया कर रहा था। मतलब नेहरू ने तो एक बहुत
बड़ा विश्वास दिखाया था कि हम जेन्युइन कॉमनवेल्थ हो सकते हैं और फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशंस के। एक पॉजिटिव रोल ही तो था इसको सॉफ्टन करने का, इफ़ नॉट एंडिंग द कोल्ड वॉर। अगर कोल्ड वॉर एंड नहीं भी हो रही है तो हम इस चीज़ का हिस्सा हो जाएं, क्यों नहीं। तो पहली बात कि नॉन अलाइनमेंट वॉज नॉट एज सम सजेस्ट अ नोबल इंटरनेशनल कॉज। नोबल इंटरनेशनल कॉज तो था नहीं, कुछ अपने इंटरेस्ट ज़रूर थे, वो भी इंडिया के भी थे। पहली बात तो जो नॉन अलाइनमेंट था वो अलाउ कर रहा था इंडिया को ताकि वो इंटरनेशनल डिसीजंस ले सके और जो कि उनके इंटरेस्ट को भी सर्व कर सके रादर देन इंटरेस्ट ऑफ द सुपर पावर्स। एंड सेकेंडली इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। यानी कि दो चीज़ें थीं, एक तो नॉन अलाइनमेंट वॉज सेट टू बी अनप्रिंसिपल्ड एंड इट इज सजेस्टेड दैट इंडिया वॉज इनकॉन्सिस्टेंट, मतलब एक कॉन्ट्राडिक्टरी सा पोस्चर तो आ ही रहा था, तो एक चीज़ वो भी चल रही थी दिमाग में। तो बड़ी सारी उलझनों में था इंडिया। समझ रहे हो आप बात कि जो दो तरह का क्रिटिसिज्म निकल के आया ना इनके लिए, वो यही था। पहला तो ये कि इंडिया अपना इंटरेस्ट सर्व कर रहा था, जैसे भी है कि प्रेशराइज हो रहा, और क्रिटिसिज्म यही निकल के आया कि भैया वो अनप्रिंसिपल्ड हैं और कॉन्ट्राडिक्टरी सा पोस्चर भी है उनके साथ। तो इंडिया ने साइन की इसी बीच ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, वो भी किसके साथ, यूएसएसआर के साथ 20 ईयर्स के लिए। तो सोवियत अलायंस सिस्टम बना जो, मतलब उसके साथ 1971 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन्होंने साइन की। तो इंडियन गवर्नमेंट का व्यू यही था कि इंडिया नीडेड डिप्लोमेटिक एंड पॉसिबली मिलिट्री सपोर्ट। आई बात समझ में आपको कि एक मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत थी इंडिया को, तो उसके लिए इंडिया ने साइन कर ली, चलो ठीक है। तो नॉन अलाइनमेंट एक स्ट्रैटेजी था जो कि इसमें इवॉल्व हुआ इसी कोल्ड वॉर के दौरान। 1991 में ये एंड हुआ, जहाँ पे बोथ एज एन इंटरनेशनल मूवमेंट हुआ और कोर जो निकला इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का वो भी यहीं से कुछ आया। तो नॉन अलाइनमेंट कंटेन सम कोर वैल्यूज़ एंड इंड्योरिंग आइडियाज़ ऑल्सो। ये एक तरह का रिकॉग्निशन इसको मिला कि डीकोलोनाइज स्टेट जो हैं वो शेयर करते हैं कुछ हिस्टोरिकल अफिलिएशन, एंड एक पावरफुल फोर्स भी था कि इनको आपस में साथ रह के चलना है। भाई ये तो दिख ही गया, जो यूएस के साथ थे वो स्ट्रांगली यूएस के साथ थे, जो यूएसएसआर के साथ थे वो इनके साथ थे। हाँ, हम ये कह सकते हैं नाम कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि एक कंट्री बिल्कुल एक साथ नहीं ला सकती है, बहुत सारी कंट्रीज़ को साथ में आना था, जहाँ पे स्ट्रगल हो रहा था। तो इट मेंट दैट पुअर एंड ऑफन वेरी स्मॉल कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड नीड नॉट बिकम फॉलोअर्स। ये भी था कि भैया आप बहुत पुअर हो, बहुत स्मॉल हो, तो ज़रूरी नहीं है आप किसी बिग पावर के पीछे आओ, आप अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाओ। तो ये बेस्ड था ऑन अ रिजॉल्व टू डेमोक्रेटाइज द इंटरनेशनल सिस्टम, ओके, बाय थिंकिंग अबाउट एन ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर टू रिड्रेस दोज इनिक्विटीज़। क्योंकि इनिक्विटीज़ तो बहुत सारी थी, कोई देश बहुत अमीर था तो कोई देश बहुत गरीब था, और अमीर देश गरीब देश को कुछ देना नहीं चाह रहा था। तो ये एक तरह से रिजॉल्व करने के लिए ही था, डेमोक्रेटिक कंडीशंस को बढ़ाने के लिए था इंटरनेशनल सिस्टम की। अब आई बात समझ में। तो कोल्ड वॉर भले ही एंड हुआ, बट इनमें कोर आइडियाज़ बहुत ज़्यादा थे। अगर किसी ने इसको फॉलो किया होता तो माइट भी आपका यूएसएसआर अलग ना हुआ होता, ऐसा हम अभी कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम आगे एंड ऑफ बायोपोलैरिटी जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या रीजंस थे कि हमारा सोवियत यूनियन अलग हो गया। बट येस, बहुत सारी चीज़ें निकल के आईं, कोर वैल्यूज़ निकल के आईं, तो वो आप ज़रूर याद रखना कोल्ड वॉर की क्या क्या चीज़ें थी। ये चैप्टर अभी भी यहाँ मैं ख़त्म नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट से क्विक बाइट ज़रूर हैं जो हमको देखने चाहिए, ताकि वो हमारे एग्ज़ाम्स में अगर पूछ भी लिए जाएं तो हमें पता हो। तो इसके लिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर एज़ मच एज़ पॉसिबल, जैसे आपका भला हो रहा दूसरे का भी हो जाए। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स सेक्शन, ओके। तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ, ओके। So thank you so much for your support, and keep learning like this. Stay safe, stay healthy.